तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के मॉड्यूल नंबर 4, जिसका नाम है लेजर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक। इस यूनिट से डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और ये प्लेलिस्ट यानी ये सीरीज बनाने का मेन मेरा फंडामेंटल ये है कि आपको मतलब इतना तो तैयार कर दिया जाए कि आप एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं बेहतरीन स्कोर कर सके, यानी एग्जामिनेशन बेहतरीन जीपीए से आप क्लियर कर सके। उसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बुक है आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा। इस बुक को पढ़ने का मेन फंडामेंटल क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को स्किप करना है, वो सारी चीजें आज की वीडियो सीरीज के अंदर आपको पता लग जाएंगी। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेजर क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि लेजर आखिर होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें वर्ड कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट आप लेजर के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, लेजर लिखिएगा और उसके बाद इसको एक हेडिंग दे दीजिएगा और उसमें एक पॉइंट वाइज यानी एरो वाइज आप चीजों को लिखते चलिएगा। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है, द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी जो लेजर वर्ड है वो एक शॉर्ट फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन का, जो स्टिम्युलेटेड होता है इमिशन ऑफ रेडिएशन से। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि लेजर इज दैट डिवाइस विच डिवाइस इन विच एन इंटेंस एंड मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम इज ऑब्टेन्ड। यानी जो लेजर है एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक इंस्टेंस और जो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल लाइट बीम जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1950। यानी कहने का मतलब क्या कि 1950 में जो लेजर का कंसेप्ट है वो डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? टॉनस एंड सैलो के द्वारा ये डेवलप किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि दस अ लेजर प्रोड्यूस अ लाइट बीम इन विच ऑल वेव्स आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। यानी यही कारण है कि जो लेजर है वो प्रोड्यूस करता है लाइट बीम को, जिसमें जितने भी वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी को कैरी करते हैं। एंड ऑल वेव्स आर इन द सेम फेज एंड ऑल द वेव्स ट्रेवल इन द डिफिनिट डायरेक्शन। यानी जितने भी फेज हैं वो क्या होते हैं, ऑल जो वेव्स होते हैं वो सेम फेज के अंदर होते हैं और जितने भी वेव्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं किसमें, एक डिफिनिट डायरेक्शन में। क्लियर? लेजर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। यानी जो लेजर है वो 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। उन सारे लेजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहला आपका आता है सॉलिड स्टेट लेजर, दूसरा आपका आता है गैस लेजर, तीसरा आपका आता है लिक्विड डाई लेजर और चौथा आपका आता है सॉलिड स्टेट डायोड लेजर, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर लेजर भी कहते हैं। तो ये तो लेजर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड ऑर्डिनरी लाइट। यानी लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या डिफरेंस है उसका जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लेजर लाइट के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसके बीच का मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे जनरल लाइट से अलग है। तो ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर्मेशन सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट है कि द लेजर बीम प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट दैट इज इन सेम फेज एंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यानी जो लेजर बीम होता है वो प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट लाइट को। इसका मतलब ये है कि सेम फेज रहता है और क्या होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी रहता है। while ordinary light sources such as in कैंडेसेंट लैंप्स सोर्सेज प्रोड्यूस इनकोहेरेंट लाइट। यानी ये कारण है कि जो सिंपल लाइट होती है वो इनकोहेरेंट फॉर्मेट में होती है, ये कोहेरेंट फॉर्मेट में रहता है। सेकेंड आपका कह रहा है कि लेजर बीम इज हाईली मोनोक्रोमेटिक वेल ऑर्डिनरी लाइट सोर्स स्प्रेड ओवर अ वेवलेंथ रेंज 100 एंगस्ट्रम टू 1000 एंगस्ट्रम। यानी जो लेजर बीम होता है वो काफी ज्यादा मोनोक्रोमेटिक होता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ का रेंज जो होता है वो 100 एंगस्ट्रम से लेके 1000 एंगस्ट्रम के बीच में रहता है। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि लेजर बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस विल द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज डिक्रीज रैपिडली विद डिस्टेंस। यानी जो लेजर बीम होता है वो एक्सट्रीमली इंटेंस होता है और जो इंटेंसिटी होता है वो ऑर्डिनरी लाइट का वो सोर्स क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। किसको? जो आपके रैपिडली डिस्टेंसेस होती हैं उनको डिक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि लेजर बीम डज नॉट डाइवर्ज विल ऑर्डिनरी लाइट सोर्स आर हाईली डाइवर्जेंट। यानी जो लेजर बीम होता है वो डाइवर्ज नहीं होता, लेकिन जो आपका सिंपल जो लाइट होता है वो क्या होता है, वो हाईली डाइवर्जेंट होता है एंड दैट इज द लाइट ट्रेवल अलोंग द डिस्टेंस विद स्प्रेडिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन
स्पॉन्टेनियस एंड एस्टिमेटेड इमिशन काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पूछ दिए जाते हैं, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है कि एन एटम हैज द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट, यानी वैसा एटम जिसके पास एक डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट रहता है, वो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। एंड द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, यानी जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट है, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। एंड इसके अंदर कह रहा है कि द एटम ऑफ ईच सब्सटेंसेस आर जनरली इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, यानी जो एटम होते हैं हर एक सब्सटेंस के अंदर वो जनरली क्या होते हैं, ग्राउंड एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द एक्सटर्नल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू द सब्सटेंस इट्स एटम ऑब्जर्व द एनर्जी एंड पासेस हायर एनर्जी स्टेट, यानी जब एक्सटर्नल एनर्जी इंपार्ट करता है उस सब्सटेंस के अंदर, तो जो एटम होता है वो ऑब्जर्व करता है एनर्जी को और पास होता है किससे, एक्साइटेड स्टेट के द्वारा। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो कितना होता है, 10 to the power -8 सेकेंड होता है। एंड देन इट अगेन पासेस बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी जैसे ये स्टेट को कंप्लीट कर लेता है एक्साइटेड स्टेट को, तो वो अगेन कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन देयर इज द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, द डिफरेंस इन द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट इज एमिटेड फ्रॉम ऑफ द फोटोन, दैट मींस फिगर 4.2। जैसे कि आप इस फिगर 4.2 के अंदर देख सकते हैं, 4.2 के अंदर आपको देख सकते हैं इस प्रकार का एस्टिमेशन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, और ये उसका पूरा फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द एनर्जी डिफरेंस इन दिस स्टेट इज डेल ई, द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द फोटोन इमिटेड इज गिवन बाय, यानी इसका जो फॉर्मेशन होगा वो किसके रूप में होगा, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू के रूप में होगा, जहां एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका एनर्जी है। और दिस एमिशन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड एज द सेल्फ और स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी इस प्रकार के इमिशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं, या फिर इसे सेल्फ इमिशन भी कहा जाता है। तो अगर सेल्फ इमिशन कहते तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इमिशन इज इरेगुलर एंड इज एट द डिफरेंट इंस्टेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट एटम, एंड हेंस द लाइट ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स इन सेल्फ इमिशन इज नॉट कोहेरेंट इन फेज एंड डायरेक्शन, यानी ये जो इमिशन होता है वो इरेगुलर होता है और ये डिफरेंट इंस्टेंट्स को कैरी करता है फ्रॉम द डिफरेंट एटम के लिए। और यही कारण है कि जो लाइट ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन सेल्फ इमिशन इज नॉट कोहेरेंट, यानी वो कोहेरेंट नहीं होते एंड इन द फेज एंड डायरेक्शन, फेज और डायरेक्शन के सेंस में। और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस के रिगार्डिंग जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कुछ इस प्रकार के फॉर्मूला दिए गए हैं, जो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं, उनको भी आप कवर अप कर सकते हैं। अब आता है स्पॉन्टेनियस एस्टिमेटेड इमिशन क्या होता है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इफ इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम a photon of frequency same as the frequency of photon which the atom is passing from the excited state to the ground state will emit extinct the atoms, and then the atom comes to the ground state very soon and stimulate the light incident on it, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एक्साइटेड स्टेट में एटम होगा तो जो फोटोन होगा सेम फ्रीक्वेंसी का, वो फोटोन क्या होगा, जो एटम पास होंगे फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, वो इमिट होंगे और स्ट्रिक्ट होंगे उस एटम्स के अंदर, और जो क्या करेंगे एटम आएंगे ग्राउंड स्टेट में, वो क्या होंगे, वो काफी सून एस्टिमेटेड होंगे और लाइट इंसिडेंट होंगी इसके अंदर, एंड बाय इमिटिंग द फोटोन ऑफ एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपका फोटोन इस सेम फ्रीक्वेंसी से एक्साइटेड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एस्टिमुलेटेड इमिशन कहेंगे। और यही कारण है कि दस फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द एटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच द एटम इमिटेड बाय द सेल्फ इमिशन। ओके, और यहाँ पे कुछ सेल्फ जो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन है उसके रिगार्डिंग कुछ फंडामेंटल्स दिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। तो ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्किप करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है कि डेरिवेशन अगर पूछ दे तो डेरिवेशन में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाए।
तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। वो समझना ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और साथ ही साथ आपको सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए जो कि मैथमेटिक्स के अंदर यूज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो a12 डिवाइडेड बाई b12 इज इक्वल टू 8 पाई h म्यू का पावर 3 और बेस में आपका 12 डिवाइडेड बाई c का पावर 3 आएगा, जहां पे a और b क्या है, आइंस्टीन के जो कॉफिशिएंट है वो होते हैं। ओके, अगला आपका है जो इसके अंदर आता है, लेकिन इसको रिमूव करना ही यानी इसको स्किप करना ही बेहतर रहेगा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑटोमिक एक्सिटेशंस एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, यानी जो ऑटोमिक एक्सिटेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेजर का प्रिंसिपल है उसको क्या करना है, बताना है। तो इसमें तीन जो फंडामेंटल्स होते हैं वो यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हैं। ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिव मीडियम ऑफ लेजर, यानी एक्टिव मीडियम ऑफ लेजर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, इसको आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। और इसने कह रहा है कि मीडियम इन विच लाइट गेट्स एम्पलीफाइड इज कॉल्ड एन एक्टिव मीडियम, यानी वैसा मीडियम जिसमें लाइट क्या होता है, एम्पलीफाइड प्योर फॉर्म में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम कहते हैं। एंड द मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी जो मीडियम हो सकता है वो या तो सॉलिड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है। And out of the different atoms in the medium, only a small fraction of atom of a particular species are responsible for a stimulated emission and a consequent light amplification, and they are called as the active centers। यानी इन तीनों जो एटम्स है इसमें जो स्मॉल फ्रैक्शन होता है एटम्स का, वो पार्टिकुलर स्पीसीज होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेट करने के लिए इमिशन को और कोहेरेंट करने के लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन को, और यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। And the remaining bulk of the medium plays the role of host and support the active center। तो इस तरीके से हमने इसको भी अच्छी तरीके से कवर किया। ये आपका अगला है व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देख लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, छोटा सा ये टॉपिक है। और मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो फिगर वाली चीजें हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आप उस फिगर को अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ में किस तरीके से वो चीजें मतलब इंप्लीमेंट होती हैं। और ये 3 लेवल पंपिंग स्कीमा भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिए, देख लीजिए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, तो ये भी एक टॉपिक है जिसको कवर अप करना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे ये क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि एन ऑप्टिकल रेजोनेटर जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिंग प्लेन पैरेलल मिरर विद द एक्टिव मटेरियल्स प्लेस्ड इन बिटवीन देम, यानी ये जो ऑप्टिकल जो आपका रेजोनेटर होता है वो जनरली कंसिस्ट करता है 2 अपोजिंग प्लेन पैरेलल मिरर्स को, जिसमें कुछ एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो बेस्ड होते प्लेस्ड होते हैं उसके बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे मिरर दिया गया है, एक 100% रिफ्लेक्टिव मिरर है और दूसरा सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है, और यहाँ पे जो मीडियम है, एक्टिव जो मीडियम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड वन ऑफ द मिरर इज द semi transparent and while the other medium is 100% reflecting, the mirror are set of normal to optic axis of the material, and this structure is known as the फैब्री पैरोट ऑप्टिकल रेजोनेटर, यानी इसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। जो आपका ये नाम है ये भी काफी पॉपुलर नाम है, और इसका जो फॉर्मेशन है इस फिगर के अंदर देखा जा सकता है। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल रेजोनेटर, यानी ऑप्टिकल रेजोनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा गया है। ऑल्दो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि थ्योरेटिकल चीजें याद हो या ना हो, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। तो फिगर को आप अच्छी तरीके से एक नेट एंड क्लीन फिगर बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और इतना ज्यादा जो कहानी है वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ऑल्दो बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आरजीबीसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाए, तो देखने को मिल जाता है तो आपको बी वेरी प्रिपेयर, आपको हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है। अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आता है आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से कुछ ऐसा पार्ट शुरू होता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% चांसेस रहते हैं कि इस लेजर से आपको कम से कम 1-2 लेजर तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। उस लेजर का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, उसका वर्किंग देखने को मिल सकता है। तो ये लेजर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कितने टाइम ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला आपका जो लेजर आता है वो आता है आपका हीलियम नियॉन लेजर, जिसे हम लोग HENE लेजर भी कहते हैं। अब ये लेजर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके,
तो आपको क्या कर लेना है, हेडिंग बना लेना है हीलियम नियॉन लेजर के नाम से, और इसको आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट करना है कि फ्रॉम द रूबी लेजर वी गेट अ वेरी इंस्टेंट बीम, यानी रूबी लेजर की मदद से हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस बीम को कैरी करते हैं, बट दिस बीम इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। यानी ये जो बीम बनता है, जो रूबी लेजर के द्वारा बन के आता है, वो क्या होता है, वो इसका जो पल्सेस जो हमें अपडेट होता है, जो बीम मिलता है, वो उसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए प्रैक्टिकल वे के लिए। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस वी रिक्वायर द कंटिन्यूअस लेजर बीम, यानी उसके लिए प्रैक्टिकल यूजेस के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कंटिन्यूअस लेजर बीम की जरूरत होती है। और फॉर दिस गैस लेजर इज यूज्ड, यानी इसके लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हीलियम नियॉन जो लेजर है उसका यूज किया जाता है। अब ये होता क्या है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि हीलियम नियॉन लेजर is a gas laser in which a mixture of helium and neon gases is used। यानी हीलियम नियॉन लेजर एक प्रकार का गैस लेजर होता है जिसमें हीलियम और नियम जो नियॉन होते हैं उनका मिक्सचर अवेलेबल होता है। और द हीलियम एंड नियॉन लेजर हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट, यानी जो हीलियम नियॉन लेजर है उनके पास फॉलोइंग मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है वर्किंग सब्सटेंस, दूसरा आपका आता है रेजोनेंट कैविटी, तीसरा आपका आता है एक्साइटिंग, जो एक्साइटिंग सोर्स होता है वो। तो ये आपका जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि it is a mixture of helium and neon gases in the ratio of 7.1 at the pressure of 1 mm of Hg। यानी ये मिक्सचर होता है हीलियम और नियॉन गैसेस का, जिसका रेशियो जो होता है, यानी अगर 7 पार्ट में अगर हीलियम रहेगा तो एक पार्ट में आपका क्या रहेगा, नियॉन रहेगा, और इसका जो प्रेशर होगा वो 1 mm ऑफ द Hg रहेगा। ओके, सेकंड आपका है रेजोनेंट कैविटी, तो इसमें कह रहा है कि इट इज क्वार्ट्ज ट्यूब ऑफ द लेंथ नियरली 0.5 mm एंड डायमीटर ऑफ 5 mm विद इट्स एंड परफेक्टली प्लेन एंड पैरेलल। यानी ये क्वार्ट्ज ट्यूब होता है जिसका लेंथ क्या होता है, लगभग 0.5 मीटर से लेके जो डायमीटर होता है वो 5 mm तक रहता है, और इसका जो इंड होता है वो परफेक्टली प्लेन और पैरेलल होता है। और जो लेफ्ट इंड होता है ऑफ दिस ट्यूब इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर विल द राइट इंड इज पार्शियल रिफ्लेक्टर। यानी इसका जो लेफ्ट इंड रहेगा वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट रहेगा, और जो राइट इंड रहेगा वो पार्शियली रिफ्लेक्टर होगा। और थर्ड आपका है एक्साइटिंग सोर्स, तो इसमें कह रहा है कि इट इज द रेशियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर विच इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी नियरली 4 into 10⁷ हर्ट्ज। यानी ये एक रेशियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी लगभग किसके बराबर होती है, 4 into 10⁷ हर्ट्ज के बराबर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम नियॉन लेजर का यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिया गया है, आप इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी चीजें हैं जिसमें कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वार्ट्ज सिलेंड्रिकल ट्यूब फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस। यानी ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग क्वार्ट्ज सिलेंड्रिकल ट्यूब को जो फिल्ड होते हैं किससे, मिक्सचर ऑफ हीलियम और नियॉन गैसेस से। और end of the tube is provided with the perfect reflector and other end with a partial reflector। जैसा कि मैंने बताया कि एक एंड आपका परफेक्ट रिफ्लेक्ट रहेगा और दूसरा एंड आपका क्या रहेगा, पार्शियली रिफ्लेक्ट रहेगा। और जो पंपिंग ऑफ दिस गैसेस मिक्सचर इज डन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू विच अ लेजर बीम इज इन nearly 40 watt and wavelength of 6328 angstrom is obtained by the stimulated emission। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है। हो सकता है कि हीलियम नियॉन लेजर आपको अच्छी तरीके से नहीं आए, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, और कोशिश करना है कि हीलियम नियॉन लेजर आपको किसी भी हाल में करके जाना है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय आपके पास है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब हम अगर इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में आप देख सकते हैं, वर्किंग में अगर कुछ लिखे ना लिखे, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ लिखे ना लिखे, अगर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ फिगर है, कुछ डायग्राम है, तो सबसे पहले वो डायग्राम बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल डबल डायग्राम ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर इज शोन इन फिगर। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है जो कि हीलियम नियॉन लेजर के लिए दिया गया है, और इसमें बताया गया है वो सारे कंडीशंस जो फुलफिल होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन द पावर इज ऑन, यानी जब पावर ऑन किया जाएगा, द इलेक्ट्रॉन कोलाइड with helium and neon atoms are pumped to metastable state of 20.61 electron volt and 20.66 eV respectively। यानी जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे हीलियम और नियॉन एटम से, और वो पंप होंगे मेटास्टेबल स्टेट के लिए, जिसका जो वोल्टेज का जो रेंज रहेगा वो 20.61 से लेके 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली तक रहेगा। और जो एक्साइटेड स्टेट रहेगा हीलियम एटम का, वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी को किससे, फ्रॉम हीलियम एटम टू द नियॉन एटम इन कोलिजन, यानी टक्कर के फॉर्मेट में।
with the 0.05 electron volt of additional energy being provided by the kinetic energy of the atoms. And thus the purpose of atom is help in achieving a population inversion in the neon atom. And when an excited neon atom goes from the metastable state, यानी जब आपका नियॉन एटम जाता है किसी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटास्टेबल दिया गया है स्टेट, from state 20.66 electron volt to the 18.70 electron volt, it emits a photon of wavelength, यानी उस कंडीशन में जो वेवलेंथ मिलेगा वो इतना वेवलेंथ आपको मिलेगा. And this photon passes through the gases mixture is reflected back for the force by the mirror end and emit the fresh this angstrom. And इसमें कह रहा है कि a photon in this phase with stimulated photon and this layer transmission जो है वो आपके सामने दिया गया है किस तरीके से ये दिस इज द लेयर ट्रांसमिशन, जैसा कि आपका यहाँ पे दिया गया है. अब आता है कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेजर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक. इस तरीके से भी आपको फिगर मिल सकता है और भी अनदर तरीके से फिगर इसका मिलता है, तो जो भी फिगर आपको सुफिशिएंट लगे, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया गया वो टॉपिक है तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक की टॉपिक है, बुक के अकॉर्डिंग ही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. तो इसमें कह रहा है कि द CO2 लेजर इज अ 4 लेवल मॉलिक्यूलर लेजर which uses the transition at occurred between different vibrational state of the carbon dioxide molecule. यानी ये जो CO2 लेयर है वो क्या है, CO2 लेजर एक प्रकार का 4 लेवल मॉलिक्यूलर लेजर होता है जो यूज किया जाता है ट्रांजिशन के लिए, जो अकर्ड होता है किसके बीच में, बिटवीन द डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट के लिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होते हैं. एंड द इम्पोर्टेंट landing transition occurs at 9.6 micrometer and 10.6 micrometer. और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें जो फॉर्मेशन है जो असेमेट्रिक मोड है उसके लिए और रेशनल मोड उसके लिए दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं. और देयर आर 3 इंडिपेंडेंट नोड ऑफ द वेरिएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दैट इज स्टेज मोड एंड बेंडिंग मोड एंड द असेमेट्रिक मोड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेंडिंग मोड है, स्टेट मोड है, यहाँ पे क्या है रेशनल मोड है, यहाँ पे आपका दिया गया. कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, जो सिमेट्रिक डायग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का वो यहाँ पे दिया गया है. आप उसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं किस किन चीजों से मिलने से बना होता है, ये फिगर में आपके सामने दिया हुआ है. तो इसमें कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ बोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आउट ऑफ 1.5 mm स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ अबाउट 260 mm. यानी जो आपके पास ये जो बोर यूज हो रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो किसके बीच में होगा, 1.5 mm स्क्वायर के बीच होगा, और जो लेंथ होगा वो लगभग 260 mm के होगा. और जो डिस्चार्ज ट्यूब होगा वो फिल्ड होगा बाय द मिक्सचर ऑफ CO2 एंड NO2 एंड हीलियम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हीलियम गैसेस से इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. यानी एक पार्ट में आपका CO2 रहेगा, 2 पार्ट में आपका N2 रहेगा, 3 पार्ट में आपका क्या रहेगा, हीलियम रहेगा. एंड सम वाटर पावर ऑल्सो एडेड, यानी इसके अंदर कुछ वाटर की प्यूरिटीज भी ऐड की जाएंगी. एंड दिस एक्टिव सेंटर्स आर CO2 मॉलिक्यूल एंड लेसिंग ऑन द ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट. तो ये आपका फिगर दिया गया है, ये उसका वर्किंग है, वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है ये वर्किंग प्रोसीजर दिया गया है. मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर थियोरेटिकल पार्ट आप नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन फिगर का डायग्राम फिगर बनाना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि फिगर से ही वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वहां से आपकी कंप्लीट हो जाती है. अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कहां कहां CO2 लेजर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर आर यूज्ड इन द सर्जरी एज दे सेल स्मॉल ब्लॉक वॉल ऑफ वेसल्स. यानी इसके अंदर यानी बेसिकली हॉस्पिटलिटी के लिए, यानी जो आपके अलग अलग सर्जरीज होती है उन सर्जरीज में CO2 लेजर का यूज किया जाता है. और CO2 लेजर इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन USA, UK, फ्रांस एंड जापान एज लेजर रेजर प्लस फैसिलिटीज. यानी CO2 लेजर है वो अलग अलग देशों में यूज किया जाता है, जिसमें USA, UK, फ्रांस, जापान ये सारे देशेस हैं जो कि अलग अलग चीजों के लिए उनका यूज करती हैं. एंड these days CO2 laser is also found uses in machining operational owning to higher power in kilowatt. यानी जो मशीनरी पावर है उसको मतलब उसके पावर को इंप्रूव करने के लिए भी CO2 लेजर का यूज किया जा रहा है. अब यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन है हीलियम नियॉन लेजर और CO2 लेजर का. इसमें कह रहा है कि बोथ आर गैस लेजर, यानी दोनों गैस लेजर है. सेकंड आपका है कि हीलियम नियॉन लेजर एंड CO2 लेजर बोथ आर 4 लेवल लेजर सिस्टम, यानी ये दोनों क्या है 4 लेवल सिस्टम है.
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन बोथ लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो होता है। एंड बोथ ऑफ लेजर वर्क इन कंटिन्यूअस नोड CW लीजन, यानी ये जो है वो कंटिन्यूअस के रूप में काम करता है। अब आपका आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रूबी लेजर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये भी टॉपिक पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज पल्स लेजर इन विच द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स, यानी ये क्या है, एक प्रकार का पल्स लेजर होता है जो पॉपुलेशन इन्वर्जन के द्वारा डन होता है। और इसके अंदर क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स, यानी इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स होता है वो ये दो पार्ट को कंटेन करता है। इट्स मेन पार्ट वर्किंग मटेरियल एंड रेजोनेंट कैविटी। तो यहाँ पे इसका ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम है और कूलिंग सिस्टम है, चार यहाँ पे फंडामेंटल्स होते हैं। तो वर्किंग मटेरियल क्या होता है, तो इट इज द रॉड ऑफ रूबी क्रिस्टल, यानी इसके अंदर एक रॉड यूज किया जाता है। और सेकेंड है रेजोनेंट कैविटी में, तो इसमें कह रहा है कि द लेफ्ट एंड ऑफ द रूबी क्रिस्टल रॉड इज मेड अप ऑफ द परफेक्ट रिफ्लेक्टर, यानी जो लेफ्ट, यानी ये जो लेफ्ट आपका पोर्शन यूज होगा वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, और जो राइट यूज होगा वो पार्शियली रिफ्लेक्टर होगा। ओके, एंड बोथ एंड्स आर परफेक्टली प्लान एंड पैरेलल, यानी जो दोनों एंड है वो परफेक्टली प्लान और पैरेलल होंगे। ओके, थर्ड आपका है ऑप्टिकली पंपिंग सिस्टम, तो इसमें कह रहा है कि इट इज द हेलिकल जैक्सन फ्लास्क ट्यूब। एंड फोर्थ आपका कूलिंग सिस्टम, तो इसमें कह रहा है कि द रूबी क्रिस्टल रॉड इज सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब इन विच बाय फ्लोइंग कोल्ड वाटर एंड रॉड इज कीप्ट कोल्ड। ओके, यानी वाटर को जैसे जैसे हम डालेंगे तो वो चीजें क्या होंगी, कोल्ड हो जाएंगी। तो ये उसका पूरा फिगर है। अगर रूबी लेजर आता है तो ये पूरा फिगर आपको अच्छी तरीके से बनाना है विद प्रॉपर नेमिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, नेट एंड क्लीन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि ये क्या करता है। तो कंस्ट्रक्शन आप देखिए, इसको लिख सकते हैं, इस फिगर को बनाइएगा और उसमें लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ रॉड ऑफ आर्टिफिशियल रूबी क्रिस्टल ऑफ लेंथ नियरली 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर नियरली 1 सेंटीमीटर विद इट्स इन प्लान, यानी ये कंसिस्ट करता है एक रॉड को, जिस रॉड का जो लेंथ होता है वो 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, और दोनों इनमें से वो जुड़े होते हैं। एंड द आर्टिफिशियल रूबी इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल मिक्स्ड विद 0.05% इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम, यानी ये जो आपका रूबी रॉड है, और ये जो रूबी रॉड है उसमें एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड जुड़े होते हैं जो कि लगभग 0.05 इम्प्योरिटीज को कैरी करता है फॉर द क्रोमियम ऑक्साइड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे और भी चीजें हैं कि दस सम एल्यूमिनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम आयंस एंड वन end of the rod is silvered so that this end becomes a good reflector, यानी एक क्या होता है, एक क्रोमियम आयन और दूसरा आपका सोडियम आयन से अकॉर्डिंग, कैसिलर आयन के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है, और यही कारण है कि ये रिफ्लेक्टर होता है। और यहाँ पे जूनोन का भी यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो आपका वर्किंग यानी कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया गया है। ये वर्किंग प्रिंसिपल में ये फिगर का बनाना बेहद जरूरी है। थियोरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा, लेकिन फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ही चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको, किस तरीके से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से चीजें आ रही है, लाइट किस फॉर्मेट में आ रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पे आपको टू द पॉइंट दिख रहे हैं। डायरेक्टली एग्जामिनर देखेगा, समझेगा, आपका जो नंबर है आपको बेहतरीन नंबर दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ ड्रॉबैक है रूबी लेजर का। वो ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहला कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी लो, यानी जो एफिशिएंसी होता है रूबी लेजर का वो काफी लो होता है, क्योंकि ओनली द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ द पंपिंग लाइट इज यूटिलाइज्ड विल द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंसिडेंट लाइट आर लेफ्ट अनयूज्ड, यानी क्योंकि जो केवल ग्रीन कंपोनेंट होते हैं पंपिंग लाइट के लिए यूटिलाइज्ड होते हैं, जब रेस्ट होगा जो कंपोनेंट का वो इंसिडेंट लाइट लेफ्ट अनयूज्ड होंगे। सेकंड आपका कह रहा है कि द लेजर रिक्वायर हाई पंपिंग पावर, यानी जो लेजर होता है, यानी जो रूबी लेजर है उसको हाई पंपिंग पावर की जरूरत होती है। और वो क्यों होती है, इसमें कह रहा है कि द लेजर ट्रांजिशन टर्मिनेट एट द ग्राउंड स्टेट, यानी जो लेजर ट्रांसमिट होता है ग्राउंड स्टेट में, एंड मोर देन वन हाफ ऑफ द ग्राउंड स्टेट एटम्स मस्ट बी पम्प्ड टू द हायर स्टेट टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। थर्ड आपका है द लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी जो रूबी लेजर आउटपुट है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, बट अकर इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन, यानी ये माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन को कैरी करके रखता है। और फोर्थ पॉइंट है कि द रिफ्लेक्ट ड्यू टू क्रिस्टलिन इम्पेरिफिकेशन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर, यही कारण है। अगला आपका आता है राइट शॉर्ट आउट ऑन द केमिकल लेजर एंड द ट्यूनल लेजर। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे एनडी आग लेजर आता है, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको भी देखना बेहद जरूरी है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एनडी आग लेजर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर, यानी ये काफी पॉपुलर टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है। एंड इट इज द 4 लेवल लेजर, यानी ये भी 4 लेवल लेजर है। और यूट्रिनियम एल्यूमिनियम गार्नेट, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो यूट्रिनियम एल्यूमिनियम गार्नेट है उसका फॉर्मूला Y3Al5O12 होता है, और कॉमनली कॉल्ड एज याग, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याग कहते हैं। एंड इज ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, यानी ये क्या होता है, ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल होता है। और सम ऑफ द Y3 प्लस आयन इज इन द क्रिस्टल आर रिप्लेस्ड बाय द डायनियम आयन, यानी ND3, यानी इससे ये रिप्लेस हो जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। इस कंस्ट्रक्शन को, इन दोनों फिगर को आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, क्योंकि ये फिगर ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पार्ट कम रहेगा चलेगा। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में भी फिर वही पार्ट आप क्या कीजिएगा, जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं उन थ्योरेटिकल पार्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट, यानी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है, वो बेहद जरूरी होता है। तो आप फिगर बना देंगे तो आपका काम बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन में भी वही पार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर बना देना है, वर्किंग में भी आपको फिगर बना देना है, आपका काम बच जाएगा, आप चीजों को लिखने से बचेंगे। हाँ, अगर अगर आप फिगर अच्छी तरीके से बना देते हैं तो आप फिगर की मदद से चीजों को लिख भी सकते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। ओके, तो ये चीजें मुझे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी, मैं पूरी उम्मीद जता सकता हूँ कि हाँ आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो अगला आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। तो इसमें कह रहा है कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, यानी लेजर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये देख सकते हैं लगातार कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2 प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेजर्स की। सबसे पहला आपका आता है कोहेरेंस, दूसरा आपका आता है डायरेक्शनलिटी, तीसरा आपका आता है डाइवर्जेंस, और उसके बाद चौथा आपका आता है इंटेंसिटी, पांचवा आता है आपका मोनोक्रोमेटिक। ये सारी चीजें क्या होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या है, कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज such as and incandescent lamp or natural sources such as sun produce incoherent light sense the emit random wavelength light waves with no common faces relationship, यानी इसके अंदर कोई भी कॉमन रिलेशनशिप नहीं होता। और इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चूंकि ऑल्दो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इस कोहेरेंस पार्ट के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। डायरेक्शनलिटी बेसिकली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें कही जा रही हैं कि डायरेक्शन जो होगी वो किस तरीके से फॉलो होंगी, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस आता है, डाइवर्जेंस में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आप इन पॉइंट्स को इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। और ऑल्दो ये फॉर्मूला जरूरी है डाइवर्जेंस के कंसेप्ट में, ये फॉर्मूला आपको बताना है। और डी आपका क्या है, डायमीटर है फ्रॉम द फ्रंट मिरर के लिए। और चौथा आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी भी आपको पता है कि किस तरीके से वर्क होता है। और मोनोक्रोमेटिक पार्ट भी यहाँ पे दिया गया है और उसका जो रेंज है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेकल मेथड, यानी स्पेकल मेथड से आप क्या समझते हैं। तो स्पेकल मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी 2 कैटेगरीज में स्पेशल जो आपके स्पेकल मेथड है वो आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है लेजर स्पेकल, दूसरा आता है व्हाइट लाइट स्पेकल। तो लेजर स्पेकल्स क्या होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि लेजर स्पेकल्स जनरेट from multiple interference light scattered from an object illuminated by a coherent laser beam, यानी जो लेजर स्पेकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं किससे, मल्टीपल इंटरफेरेंस लाइट से, जो स्केटर्ड होते हैं किससे, एक ऑब्जेक्ट से जो इल्यूमिनेट होता है कोहेरेंट लेजर बीम से। सेकंड आपका है व्हाइट लाइट स्पेकल्स। तो इसमें कह रहा है कि व्हाइट लाइट स्पेकल्स आर फिजिकली जनरेटेड स्पेकल पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि लेजर के अंदर यूज होती हैं। तो वो एप्लीकेशंस क्या है, मेडिसिन सेक्टर में भी यूज होता है, ये साइंस के फॉर्मेट में भी यूज होता है, और भी सैटेलाइट कंडीशन में भी लेजर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एप्लीकेशंस दिए गए हैं, जैसे कि इन मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो उस कंडीशन में भी उसको भी मेजर करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि द लाइट बीम maintained from the laser is unidirectional, therefore it is used in measuring the very long distance by method of reflection of pulses, यानी reflection of pulses के अकॉर्डिंग इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ मून ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड की मदद से जो हमारे पृथ्वी से जो चांद की दूरी है उसको नापा गया है, मापा गया है।
सेकंड आपका इन मेकिंग द फाइन होल्स एंड कटिंग द थिक मेटल शीट, यानी जो भी थिक मेटल शीट होते हैं या फिर कोई फाइन होल हमें करना है तो हम लेंथ जो आपके लेजर्स होते हैं उनके मदद से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद इन सर्च, यानी सर्च का मतलब क्या, इन द बीम ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर इज मोनोक्रोमेटिक before it is used in finding the such effect will which could not be studied before absence of a true monochromatic sources। और उसके बाद चौथा आपका आता है इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो हमारे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती हैं वो भी कहीं कहीं लेजर की मदद से ही संभव हो पाती हैं। और पांचवा आपका इन फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और सिक्स आपका जो है वो है आपका सर्जरी, सर्जरी के अंदर भी जो लेजर बीम होती है उनका यूज किया जाता है अलग अलग सर्जरीज के लिए। केमिस्ट्री के अंदर भी यूज किया जाता है जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको एक्सेलरेट करने के लिए। और स्पेस के अंदर भी यूज किया जाता है जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको समझने के लिए, जानने के लिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो इन चीजों का यूज करते हैं। अगला आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड चीजें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक आपको बना लेना है, हेडिंग बना लेना है। तो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर ग्लास और प्लास्टिक conduits as thin as the human hair and designed to guide the light wave along their length। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ग्लास और प्लास्टिक कंड्यूस्ड होता है जिस जो काफी थिन होता है, एक मनुष्य की जो बाल होते हैं उसके जैसा ये होता है। और ये उसके जो लेंथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड इट इज डाई इलेक्ट्रिक वेवगाइड दैट ऑपरेट एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज, यानी इसके अंदर एक ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज होती है। एंड एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस पर वर्क करता है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें आप देख सकते हैं कोर दिया हुआ है, क्लैडिंग दिया हुआ है और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसका जो लेंथ है, डायमीटर है वो दिया गया है और यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं और जो चीजें सराउंडेड है उसको क्लैडिंग कहते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगला आपका आता है बंडल फाइबर ऑप्टिकल केबल विथ, जी हाँ दोस्तों, फाइबर यानी ऑप्टिक्स फाइबर्स क्या होते हैं, ये भी काफी ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल हम इसे कह सकते हैं, ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है। हो सकता है कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दे, कहीं ना कहीं मैकेनिकल पार्ट के अंदर भी ये यूज होता है। और उसके अंदर कुछ 7 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है स्टील इनर कोर, सेकंड आपका आता है ग्रोप्ड पॉलिथिलीन कोल और तीसरा आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर। और जो चौथा आपका आता है वो आता है आपका कॉपर वायर्स, पांचवा आपका आता है कोर वायर, तीसरा आपका सॉरी छठा आता है आपका एल्यूमिनियम टेप और सातवां आता है आपका पॉलिथिलीन जैकेट। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है जो कि ऑप्टिकल फाइबर के यूज होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स आर चीपर, यानी ये काफी सस्ता होता है। सेकंड है कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर नॉट हैजार्डस। एंड थर्ड आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर्स रिड्यूस क्रॉस टॉक पॉसिबिलिटीज। एंड चौथा आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर हैज ए वाइडर वेवलेंथ, यानी इसके पास एक खास वेवलेंथ होता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर्स आर इम्यून टू ईएमआई एंड आरएफआई एंड ऑप्टिकल फाइबर्स हैव लो लॉस पर यूनिट लेंथ, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनके पास कम जो लॉस होता है पर यूनिट लेंथ का वो होता है। एंड ऑप्टिकल फाइबर आर स्मॉल इन साइज, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। लाइट इन हाइट, यानी उसका जो हाइट होता है वो भी थोड़ा सा लाइटली होता है। फ्लेक्सिबल और मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। बहरहाल आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कर देंगे स्किप तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ये भी टॉपिक उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो जो टॉपिक जरूरियात है उन्हीं टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूँ और उन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वही वही टॉपिक्स आपको लिखने हैं, आपने लिख के अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, चाहे आप वीडियो को देख के चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के रिगार्डिंग एक एक्सप्रेशन निकल के आता है, जो कि एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, एक बार आप सॉल्व कर लेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद वी नंबर क्या होता है, तो वी नंबर क्या होता है आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑन ऑप्टिकल फाइबर इज कैटेगराइज्ड बाय वन और मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर नॉन एज वी नंबर, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं और बाय द वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर से, जिसे हम लोग वी नंबर कहते हैं। एंड विच इज मोर जनरली कॉल्ड एज द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइबर, यानी ये नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर होता है। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बनता है उसके लिए। और भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, आप इन टर्म्स को अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। स्टार्ट क्लियर।
उसके बाद आपका आता है वेरियस टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसमें आपका सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, ये भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी है क्योंकि ये जो आपका जो कह सकते हैं कि फाइबर डिस्पर्शन इन स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके फिगर का रिप्रेजेंटेशन आप बेसिकली याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी वहां पे नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छी तरीके से चीजों को देखिए, समझिए, जानिए और चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका सेमेस्टर क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल टेंशन और दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आरजीबी भी पूछता है तो इन सारे फंडामेंटल्स पर ही पूछेगा। तो आपको इन सारे फंडामेंटल्स पर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से उनको एक दो बार टेस्ट कर लेना है कि क्या किस तरीके से फॉर्मेशन है। जितने भी फॉर्मूलाज है उन सारे फॉर्मूलाज को लिख के आप याद कर सकते हैं, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ऑल दो सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यूनिट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग लास्ट हमारा जो यूनिट है उसको कवर अप कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।